हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे 1857 से 1947 के बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच के जो रिलेशंस थे वो लगातार चेंज हो रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या कि ज़्यादातर इंडियन प्रिंसली स्टेट 1857 रिवॉल्ट के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लॉयल रहे। इसीलिए 1858 में जब कंपनी रूल ख़त्म हुआ और भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल इस्टेब्लिश हुआ तो इन इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को उनकी वफादारी का इनाम दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि अब से ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी प्रिंसली स्टेट को एनेक्स नहीं करेगी। सभी प्रिंसली स्टेट्स को ये विश्वास दिलाया गया कि उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी और साथ ही साथ अगर उनकी कोई संतान नहीं है तो भी उनका स्टेट एनेक्स नहीं किया जाएगा और उनका पूरा हक होगा कि वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करें और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करें। ब्रिटिश गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज से इंडियन प्रिंसली स्टेट्स तो काफ़ी खुश थे और फिर 1876 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया ने टाइटल अडॉप्ट किया केसर-ए-हिंद विच मीन्स क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, यानी अब पूरे भारत में ब्रिटिश सोवरेनिटी एम्फसाइज कर दी गई। इसका इम्पैक्ट इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पर यह पड़ा कि अब उनके इंटरनल अफेयर्स में ब्रिटिश इंटरफेरेंस अलाउड था थ्रू ब्रिटिश रेजिडेंट। इसके अलावा इन प्रिंसली स्टेट्स के जो एक्सटर्नल अफेयर्स थे, उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी उसको पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। यानी 1876 में ये इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट बन चुके थे और इस बात को लॉर्ड कर्जन ने भी क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा कि इंडियन प्रिंसली स्टेट में जो भी राजा रूल कर रहे हैं वो बेसिकली ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर उनके एजेंट के रूप में रूल कर रहे हैं। इसके बाद 1920 में सभी इंडियन स्टेट्स के लिए एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया जिसे नरेंद्र मंडल कहा जाता है। ये एक ऐसा फोरम था जहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से अपनी नीड्स और एस्पिरेशन डिस्कस कर सकते थे। अगर उन्हें कोई भी दिक्कत है तो वो इस फोरम में डिस्कस कर सकते थे। ये फोरम 1947 तक कंटिन्यू रहा। इसके बाद 1927 में बटलर कमेटी सेटअप की गई। इसके चेयरमैन थे हरकोर्ट बटलर। इस कमेटी को सेटअप किया गया था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन स्टेट्स के बीच की रिलेशनशिप को और बेहतर ढंग से समझा जा सके और इसे और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कुछ मीजर्स सजेस्ट किए जा सके। इसके 2 ही सालों के बाद यानी 1929 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी जिसमें ये बात साफ साफ कही गई कि डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी आगे भी चलती रहेगी, यानी ब्रिटिश क्राउन की जो सुप्रीमेसी है ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वो बरकरार रहनी चाहिए। इनफैक्ट अगर ब्रिटिश इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट बनती भी है बिना इन प्रिंसली स्टेट्स की मंजूरी के उन्हें इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर नहीं करना चाहिए। इसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया जिसमें एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही गई, यानी एक ऐसी फेडरेशन जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों शामिल होंगे। हालांकि यहाँ पर यह भी प्रोविज़न किया गया था कि हर एक प्रिंसली स्टेट के पास ये ऑप्शन होगा कि वो अगर चाहे तो इस फेडरेशन को ज्वाइन करे और अगर ना चाहे तो ना ज्वाइन करे। तो हुआ क्या कि किसी भी प्रिंसली स्टेट ने इस फेडरेशन को ज्वाइन ही नहीं किया और अल्टीमेटली ये ऑल इंडिया फेडरेशन कभी बन ही नहीं पाई। और इसके बाद तो 1947 तक स्थिति ऐसी की ऐसी ही रही और बाद में इनमें से ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के पार्ट बन गए और बाकी के पाकिस्तान के। हेलो फ्रेंड्स, 19th सेंचुरी यानी 1801 से 1901 तक का जो समय था ये वो समय था जब इंडियन सोसाइटी पूरी तरह से स्टैग्नेंट और डिकेडेंट हो रही थी। डिकेडेंट मतलब कल्चरली डिक्लाइन कर रही थी। केशव चंद्र सेन ने उस समय की स्थिति को कुछ इस तरह से मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि आज जो हम देख रहे हैं वो एक फॉलन नेशन है, एक ऐसा नेशन जिसकी पाश्चात्य ख्याति अब खंडर के ढेर में तब्दील हो चुकी है। What we see today is a fallen nation whose primitive greatness lies buried in ruins. बट क्वेश्चन ये था कि ये सब हुआ कैसे एक देश जो एक समय इतना महान हुआ करता था वो अब एक फॉलन नेशन में तब्दील हो गया। तो इसका रीज़न ये है कि हमारे देश के आम लोग जो बेसिकली इलिटरेट थे, रिलीजियस टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स तो उन्होंने कभी पढ़े नहीं और ना ही उन्हें उसकी कुछ समझ थी। बट इंडिया के लोग हमेशा से रिलीजियस तो थे ही और उधर प्रीस्ट क्लास जो कि बहुत ही इग्नोरेंट और करप्ट थी, वो इन लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शंस देते थे ये लोग ब्लाइंडली इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे। ये लोग कभी ये क्वेश्चन नहीं करते थे कि हमें ये जो रिलीजियस राइट्स करने के लिए कहा जा रहा है वो हम क्यों कर रहे हैं। रीज़न और रेशनैलिटी दोनों की यहाँ पर कमी थी और इन कारणों की वजह से रिलीजन के नाम पर बहुत सारे अंधविश्वास और सुपरस्टिशंस रिलीजन का पार्ट बनते चले गए। विमेन की पोजीशन लगातार सोसाइटी में कमज़ोर हो गई, कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया और कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता गया। ऐसे में एक अर्जेंट नीड थी कि देश में न्यू अवेकनिंग हो
और ये अवेकनिंग सिर्फ तभी हो सकती थी जब आम लोगों को रेशनली थिंक करना सिखाया जा सके। और ये जो प्रोसेस ऑफ री अवेकनिंग है, इसे इंडिया में इंडियन रिनेसेंस भी कहा जाता है। और इसके सेंट्रल फिगर थे वन एंड ओनली राजा राम मोहन रॉय। ये कोई राज परिवार में पैदा नहीं हुए थे। इनको मुगल एम्परर अकबर टू ने राजा का टाइटल दिया हुआ था। एनसीईआरटी में इन्हें मॉडर्न इंडिया का पहला ग्रेट लीडर कहा गया है। इनका ऑब्जेक्टिव था इंडियन सोसाइटी को सोशल प्रेजुडिस और सुपरस्टिशन से मुक्त करना और देशवासियों की इंटेलेक्चुअल कंडीशन को इम्प्रूव करना। और ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था। इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना अपने आप में बहुत ही बड़ा काम था। और इसके लिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये वेस्टर्न मॉडर्निटी और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी दोनों के तालमेल से अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। इनका मानना था कि इंडिया को वेस्ट से ज़रूर सीखना चाहिए। इससे इंडियन कल्चर और थॉट्स को रिनोवेट किया जा सकेगा। और ये जो लर्निंग है, ये इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव प्रोसेस से होनी चाहिए। मतलब कुछ भी वेस्ट से सीखने से पहले हमें अपनी रेशनल थिंकिंग अप्लाई करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने इंडियन सोसाइटी में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। सबसे पहली बात तो ये कि इनका मोनोथीज्म में बहुत ही प्रगाढ़ बिलीफ था। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट में इन्होंने पाया था कि सभी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एक भगवान की पूजा की तरफ आग्रह करते हैं। जबकि अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो खासकर हिंदुइज्म में तो बहुत सारे भगवानों को माना जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने डिसाइड किया कि सबसे पहले उन्हें लोगों तक ये बात पहुंचानी होगी कि भगवान एक है और हमें एक भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 1809 में एक बुक लिखी जिसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। इस बुक में उन्होंने पूरे तर्क और एविडेंसेस के साथ ये एक्सप्लेन किया था कि क्यों हमें बहुत सारे भगवानों की अपेक्षा सिर्फ एक भगवान की वर्शिप करनी चाहिए। इन्होंने ये बुक पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी क्योंकि उन दिनों इंडिया में कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी और इंटेलेक्चुअल्स की जो भाषा थी उस समय पर्शियन को माना जाता था। अब बात ये है कि बुक तो इन्होंने लिख दी, बट ये बुक आम लोगों के लिए थी और पर्शियन आम लोगों को आती ही नहीं थी। आम लोग बंगाली फिर भी समझ लेते थे। तो इन्होंने क्या किया कि वेद और 5 प्रिंसिपल उपनिषद्स को बंगाली में ट्रांसलेट किया ताकि लोगों को ये बात समझ में आए कि मोनोथिज्म जो है वो इनकी अकेले की फिलॉसफी नहीं है। हमारे वेद और उपनिषद खुद मोनोथिज्म को ही फॉलो करने की बात कर रहे हैं। तो अब बंगाली में ये रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ट्रांसलेट कर दिए गए थे, बट अभी भी सभी लोगों तक ये बात पहुंच नहीं पा रही थी क्योंकि ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे। किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, पर्शियन या बंगाली, उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा सेटअप की। आत्मीय सभा मतलब सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। आइडिया ये था कि आत्मीय सभा में जो लोग इनके साथ जुड़ेंगे वो मोनोथेइस्टिक प्रिंसिपल को आगे स्प्रेड करेंगे। आइडल वर्शिप को अपोज किया जाएगा। कास्ट रिजिडिटीज़, मीनिंगलेस रिचुअल्स और जो दूसरे सोशल लेवल्स अब हिंदू रिलीजन के पार्ट बन चुके थे उन्हें ख़त्म किया जाएगा। इन्होंने लोगों को बताया कि भाई हमारे जो वेद हैं वो रेशनल आइडियाज़ पर बेस्ड हैं और आप भी चीज़ों को क्वेश्चन करना सीखो। अगर किसी स्क्रिप्चर या रिलीजियस टेक्स्ट में कोई ऐसी बात लिखी है जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको भी मत मानो। राजा राम मोहन रॉय जो भी कर रहे थे इससे क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको लग रहा था कि इनके इन प्रयासों से हिंदुओं को कुछ ही समय में हिंदू रिलीजन में बहुत सारी कमियां दिखने लगेंगी और अल्टीमेटली वो क्रिश्चियनिटी की तरफ मुड़ सकते हैं। बट राजा राम मोहन रॉय के अगले ही कदम ने क्रिश्चियन मिशनरीज के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उन्होंने 1820 में एक बुक लिखी जिसका नाम था द परसेप्ट ऑफ जीसस। इसमें इन्होंने न्यू टेस्टामेंट की जो मॉरल और फिलोसफिकल बातें थी उन्हें जीसस की चमत्कारों वाली कहानियों से अलग कर दिया। मॉरल और फिलोसफिकल मैसेजेस को इन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि इन बातों को हिंदुइज्म में भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। क्रिश्चियन मिशनरीज इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। इसके बाद इन्होंने ब्रह्मा सभा की शुरुआत की 1828 में। कुछ समय के बाद ही इस सभा का नाम ब्रह्मो समाज कर दिया गया। पर्पस था हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना और मोनोथीज्म के प्रिंसिपल को प्रोपोगेट करना। ब्रह्मो समाज में हर एक धर्म की अच्छी बातों के लिए जगह थी और इनके 2 ही पिलर्स थे, रेशनलिज्म, वेद और उपनिषद। राजा राम मोहन रॉय लगे हुए थे समाज में रेशनलिज्म और प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स भी शांत बैठने वाले तो है नहीं। ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स ने ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए धर्म समाज को सेटअप कर दिया। इसे फॉर्म किया था राजा राधाकांत देव ने और इनका एक ही मकसद था, ब्रह्मो समाज का पतन।
बट 1833 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई, जो कि ब्रह्मो समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक साबित हुआ। अपने जीवन काल में नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड ऐसा एक आध ही काम होगा जिस पर राजा राम मोहन रॉय ने काम नहीं किया हो। इन्होंने हिंदू रिलीजन के रिफॉर्म के लिए दिन रात काम किया और पहले 5 पॉइंट्स में हमने यही देखा। इसके साथ साथ इन्होंने विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम किया, मॉडर्न एजुकेशन को प्रोपोगेट करने के लिए भी काम किया और साथ ही साथ ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट लोगों को अवेयर भी करवाया। उन दिनों सती प्रथा हुआ करती थी और उसके अगेंस्ट इन्होंने 1818 में ही कैंपेन करना शुरू कर दिया था। इन्होंने लोगों को समझाया कि सती प्रथा का जिक्र हमारे वेदों और उपनिषद में कहीं पर भी नहीं है और इन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रीज़न, कंपैशन और ह्यूमैनिटी हमें सती प्रथा का अंत कर देना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी कई बार पेटिशंस भेजे और कहा कि इस प्रथा को क्रिमिनलाइज किया जाए, और ऐसा ही हुआ। अंत में 1829 की गवर्नमेंट रेगुलेशन द्वारा सती प्रथा को एक क्रिमिनल एक्ट माना गया। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। राजा राम मोहन रॉय के जीवन की ये सबसे बड़ी जीत थी। इसके अलावा पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा शादी और विडोज़ के साथ बुरे बर्ताव के अगेंस्ट भी ये लड़ते रहे और इनका ये भी प्रयास रहा कि इनहेरिटेंस राइट वुमेन को भी बराबर होने चाहिए, यानी पिता की जायदाद पर बेटी का भी उतना ही हक होना चाहिए जितना कि बेटे का होता है। तो पॉइंट 6, 7 और 8 में हमने देखा कि विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने क्या क्या कदम उठाए। इसके अलावा मॉडर्न एजुकेशन के प्रोपोगेशन के लिए इन्होंने डेविड हेयर के एफर्ट्स को सपोर्ट किया और अल्टीमेटली 1817 में हिंदू कॉलेज की शुरुआत हुई। राजा राम मोहन रॉय खुद एक इंग्लिश स्कूल चलाते थे जहां पर साइंस और वेस्टर्न थॉट से बच्चों को अवगत कराया जाता था। इसके बाद 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज की भी शुरुआत की जहां पर वेस्टर्न और इंडियन लर्निंग दोनों कराई जाती थी। और अब लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश पॉलिसीज़ के खिलाफ ये लोगों को जागरूक कर रहे थे। राजा राम मोहन रॉय एक जर्नलिस्ट तो थे ही थे, साथ ही साथ ये एक लिंग्विस्ट भी थे। इन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी जिसमें बंगाली, इंग्लिश, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, हिब्रू जैसी लैंग्वेजेस शामिल हैं। इन्होंने अपने जर्नल्स बंगाली, इंग्लिश, हिंदी और पर्शियन में निकाले थे और इन्हीं जर्नल्स के माध्यम से ये आम लोगों को ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट अवेयर कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए जिसमें से कुछ मेन इश्यूज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। ज़मींदार कैसे परमानेंट सेटलमेंट में किसानों का खून चूस रहे हैं, उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई। इन्होंने अपने जनरल्स के थ्रू इंडियन गुड्स पर लगने वाले एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करने की मांग की, इंडियन सिविल सर्विसेज को इंडियनाइज करने को कहा और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स को सेपरेट करने की भी मांग रखी, जो कि आगे चल के कांग्रेस की भी मांग रही। हमने देखा था कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मा सभा को इस्टेब्लिश किया था 1828 में। कुछ ही समय के बाद इसका नाम बदलकर ब्रह्मो समाज कर दिया गया। पर्पस था हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना और मोनोथिज्म यानी सिंगल गॉड के कंसेप्ट को प्रोपोगेट करना। ब्रह्मो समाज में हर एक धर्म की अच्छी बातों के लिए जगह थी और ये समाज सिर्फ 2 ही पिलर्स पर बेस्ड था, रेशनलिज्म, वेद और उपनिषद। बट 1833 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई, जो कि ब्रह्मो समाज के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित हुआ। उनकी डेथ के बाद ब्रह्मो समाज एग्जिस्ट तो करता रहा बट विदाउट मच लाइफ। ऐसे में देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे, उन्होंने 1842 में ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। ब्रह्मो समाज ज्वाइन करने से पहले देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा से जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने 1839 में फाउंड किया था। यहाँ वो राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज़ को प्रोपोगेट करते थे और साथ ही साथ बंगाली लैंग्वेज में इंडिया के पास के सिस्टमेटिक स्टडी को भी प्रमोट कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये दोनों इंस्टीट्यूशंस, तत्वबोधिनी सभा और ब्रह्मो समाज, दोनों का एजेंडा एक जैसा ही था। इसीलिए 1842 में ये दोनों इंस्टीट्यूट्स आपस में मर्ज हो गए। अब देखने वाली बात यह है कि देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्मो समाज से जुड़ने के बाद ब्रह्मो समाज में क्या क्या बदलाव आए। तो देवेंद्रनाथ टैगोर की लीडरशिप में ब्रह्मो समाज ने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया, पॉलीगैमी को अबॉलिश किया, विमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया और रैयत की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो ये बात तो तय है कि देवेंद्रनाथ टैगोर की लीडरशिप ने ब्रह्मो समाज में फिर से जान फूंक दी थी और फिर 1857 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। जिस समय इन्होंने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया था, ये सिर्फ 19 साल के थे। इनकी प्रतिभा को देखते हुए सिर्फ एक ही साल में इन्हें आचार्य नियुक्त कर दिया गया। कहा जाता है कि ब्रह्मो समाज पर केशव चंद्र सेन का एक गहरा इन्फ्लुएंस हुआ और 1858 के बाद ब्रह्मो समाज में
केशव पीरियड की शुरुआत हो गई, क्योंकि यही वो समय था जब ब्रह्मो समाज बंगाल के बाहर भी एक्सपेंड हुआ। यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब और बॉम्बे में भी अब ब्रह्मो समाज की ब्रांचेस तेज़ी से खुलने लगी थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि केशव चंद सेन की सोच समय से कुछ ज़्यादा ही आगे की थी। ये इंटरकास्ट मैरिजेस को भी सपोर्ट कर रहे थे, जो कि आज 21वीं सदी में भी टैबू है। ऐसे में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद सेन के बीच किसी भी तरह का कोई तालमेल बन ही नहीं पा रहा था, और इसीलिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद सेन को आचार्य के पद से डिसमिस कर दिया। इन्हें 1865 में डिसमिस कर दिया गया था, और इस तरह 1866 में ब्रह्मो समाज स्प्लिट हो गया। केशव चंद सेन ने अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर एक नए ब्रह्मो समाज को इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी एग्जिस्टिंग ब्रह्मो समाज की ओरिजिनलिटी को दर्शाते हुए ब्रह्मो समाज का नाम बदलकर कर दिया आदि ब्रह्मो समाज। सब ठीक चल रहा था, बट इसी बीच केशव चंद सेन ने एक ऐसी हरकत की जिससे ये साबित हो गया कि उनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। बातें तो वो करते थे बहुत ही मॉडर्न टाइप की, वो खुद पूरी ज़िंदगी बाल विवाह को अपोज भी करते रहे, बट जैसे ही उनको मौका मिला अपनी 13 साल की बेटी की शादी कुंभ बिहार के नाबालिग महाराजा से करने का, उन्होंने तुरंत इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी 13 साल की बेटी की शादी कर दी। इससे उनके जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ही नाराज़ हुए, और इस बार ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया भी स्प्लिट हो गया। उनके फॉलोअर्स ने एक नया ब्रह्मो समाज बनाया, जिसका नाम था साधारण ब्रह्मो समाज। इसे आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता ने स्टार्ट किया था। इनकी आइडियोलॉजी काफ़ी हद तक आदि ब्रह्मो समाज जैसी ही थी। हमने देखा था कि बंगाल में 1828 में ही ब्रह्मो समाज इस्टेब्लिश हो चुका था, जिसके बाद बंगाल में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स काफ़ी तेज़ी से हो रहे थे। और उधर बॉम्बे में 1840s के आसपास एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था परमहंस सभा। ये ऑर्गेनाइजेशन लिबरल आइडियाज़ को स्प्रेड करने और कास्ट और कम्युनल बैरियर्स को ब्रेक करने का काम कर रही थी। और ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी एज अ सीक्रेट सोसाइटी। ये सोसाइटी सीक्रेटली इसलिए काम कर रही थी क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स के प्रकोप से बचे रहना चाहते थे। बट बीइंग अ सीक्रेट सोसाइटी, इनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी। फिर 1857 में केशव चंद सेन ने ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया, और उनके नेतृत्व में ब्रह्मो समाज के विचार पूरे देश में फैलने लगे। बॉम्बे में भी इसका इम्पैक्ट हुआ। बॉम्बे में एक सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई जिसका नाम था प्रार्थना समाज। इसके फाउंडर थे आत्माराम पांडुरंग, और इन्होंने प्रार्थना समाज की शुरुआत केशव चंद सेन की मदद से 1867 में की। प्रार्थना समाज भी ब्रह्मो समाज की ही तरह मोनोथिज्म यानी सिंगल गॉड के कंसेप्ट को एम्फसाइज करता है। प्रार्थना समाज का आधार था उपनिषद और भागवत गीता की टीचिंग्स। इसके अलावा वेस्टर्न लिबरल थॉट्स को भी ये प्रमोट करते थे, और ये महाराष्ट्र के भक्ति कल्ट से भी अटैच थे। नामदेव और तुकाराम जैसे सेंट्स की पोएटिक लिटरेचर को भी ये प्रमोट कर रहे थे। वैसे तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, बट फिर भी इनका मेन फोकस था सोशल रिफॉर्म्स पर। रिलीजियस रिफॉर्म्स पर इनका ज़्यादा फोकस नहीं था। इनका एक बहुत ही क्लियर 4 पॉइंट एजेंडा था। विमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, विडो रीमैरिज को सपोर्ट करना, मेल और फीमेल दोनों की मिनिमम परमिसिबल एज फॉर मैरिज को बढ़वाना, और कास्ट सिस्टम का बहिष्कार। स्टार्टिंग के 2-3 साल प्रार्थना समाज को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो इन्हें मिलना चाहिए था। बट फिर जैसे ही एम जी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज को ज्वाइन किया 1870 में, प्रार्थना समाज ना सिर्फ बॉम्बे में बल्कि पूरे देश में पॉपुलर हो गया।